गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से इंग्लिश का एक और सेशन। आज का जो सेशन है गाइस, बीएसटीसी का एग्ज़ाम बस आने वाला है, कुछ ही दिनों और रह गए हैं। तो हर दिन मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए हर वो टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, और उसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले, बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ और थोड़ी प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ और साथ में नोट्स भी दे रही हूँ, ताकि कि आप लोग नोट्स से अपना रिविज़न दोबारा से कर लें। आप हर क्वेश्चन का स्लाइड वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, जिससे कि आप दोबारा क्वेश्चंस देख के भी आप दोबारा से इसको कर सकें। मेरे हिसाब से आपको बिना आंसर मार्क किया हुआ क्वेश्चन लेना चाहिए, ताकि आप दोबारा देखें और अपने मार्क्स कहीं पे भी दे दें अपना आंसर, और फिर उसको रीटैली कर लें। जब रीटैली करेंगे, दोबारा से टैली करेंगे, तो आप देख लेंगे कि आप जो है आपने कितना सही किया है, क्वेश्चन कितना सही था, समझ भी जाएंगे जहाँ पे गलती की। तो इस तरीके से आप अपने आप को और अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा डाउट है, वो डाउट ये है कि कल आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो टॉपिक मैंने कल करवाया था, है ना, कल मैंने कौन सा टॉपिक करवाया था, ट्रांसफॉर्मेशन और सेंटेंस, है ना, यानी कि जो सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, है ना, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, पहली बात। और दूसरी बात, कुछ लोगों की शिकायत थी कि ये टॉपिक तो हमारे एग्जाम में आ ही नहीं रहा है, राइट, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। तो मैं उन लोगों को बता दूं, और कुछ लोग कह रहे हैं हमने जो बुक खरीदी है उसमें भी वो टॉपिक नहीं है। तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, क्योंकि मैंने कल पढ़ाते वक्त ही कह दिया था कि बहुत सारे टीचर्स ये टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि इस टॉपिक में कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारी किताबों में ये टॉपिक नहीं होता है क्योंकि इस टॉपिक में कन्फ्यूजन होता है। इसलिए जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया वो बिल्कुल सही तरीका है। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि क्वेश्चन को करना कैसे है, राइट, पहली बात। और दूसरी बात, कुछ लोगों को जैसे कि डाउट था ना कि ये वाला टॉपिक हमारे एग्जाम में आता है या नहीं आता, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये उस पेपर का क्वेश्चन है जो मैंने आपको 2018 का पेपर करवाया था ना, 2018 में आया हुआ ये पेपर, राइट, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के पेपर में। सेट तो सेम रहते हैं, ABCD सेट बी में से, वैसे मैंने लिया है। ये क्वेश्चन आया है, देखो, ओनली अ कावर्ड वुड से सो, सिर्फ एक कावर्ड ही होगा जो ऐसा कहेगा। कावर्ड यानी जो डरपोक होता है वो ही ऐसा कहेगा। तो मैंने कल बोला था कि हमें सेंस चेंज नहीं करना है, अर्थ चेंज नहीं करना है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चाहूंगी कि एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आंसर आप सब शेयर करें वहाँ पर, है ना, कम्युनिटी उस पे कमेंट बॉक्स में, सो दैट कि हम लोग इसको वहाँ पे डिस्कस कर सकें। आप इसके आंसर दे दीजिएगा। अभी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, और फिर आप मुझे आंसर बताइएगा कि आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा, राइट, ताकि कि मैं देखूँ आपको कितना आया है। और दूसरी बात, ये मैं आपको लाइव बता रही हूँ कि 2018 का ही क्वेश्चन है, तो ये कंफ्यूजन में मत रहना, ये टॉपिक नहीं आता है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत टफ है, क्योंकि इस टॉपिक में कंफ्यूजन होता है। इस टॉपिक में लोग आपस में ना ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है सबसे, इसलिए लोग पढ़ाना इसको पसंद नहीं करते हैं, किताबें इसलिए इसको देती नहीं है। तो आपकी बुक में नहीं होगा, टीचर्स ने नहीं करवाया होगा, लेकिन ये टॉपिक आ रहा है और 100% आ रहा है। ये क्वेश्चन देख के ही मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था, ठीक है। तो हमने कल कर लिया है, आज हम लोग कर रहे हैं क्या, आज हम लोग कर रहे हैं कंजंक्शन, राइट। कंजंक्शन के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। तो कंजंक्शन के क्वेश्चंस क्या हैं ये देखेंगे हम लोग, आज प्रैक्टिस करेंगे। और फिर से मैं एक बार बता दूं, आप लोगों का काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है रिस्पांस, कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है वास्तव में तो पढ़ते रहिए, आप लोगों का एग्जाम हो, अच्छा हो, और यही मतलब हम लोग विश करके आप लोगों को रोज क्लास लगाते हैं। यहाँ पर रोज लगती है इंग्लिश की क्लास, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को डाउट था कि मैम क्लास रोज नहीं लगती है, आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी थी, रोज लग रही है। कुछ लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि हमें ना इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो उनसे मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। और यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी, इंग्लिश समझ में सिर्फ इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम लोग बिल्कुल कभी इंग्लिश पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि शुरू से ना इंग्लिश को एक इस तरीके से हमारे सामने परोसा गया है कि हमें उससे अपनापन कभी लगा ही नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कह रही हूँ कि मेरा जो चैनल है इंडिया स्टडीज़, है ना, वहाँ पे सुबह सुबह 9 बजे ग्रामर की क्लास लगती है। और मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि एक ऐसा चैनल है वर्ल्ड में बोल रही हूँ, दिस इज अ वेरी बिग थिंग, कि पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा चैनल है जहाँ पर इंग्लिश को आप लोगों को इजी, जितना भी आसान हो सके, सबसे आसान भाषा में मैंने आप लोगों को इंग्लिश वहाँ पे कराना शुरू किया। इंग्लिश
सबसे आसान भाषा में, ठीक है। सबसे मेन तो ये कि बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करती हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। लेकिन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पूरा नहीं आएगा। बेसिक से एडवांस तक आपको आएगा पूरा का पूरा, राइट, बिल्कुल पूरा आप सीखेंगे। एकदम एक चीज़ भी ग्रामर का नहीं होगा जो आप कह दे कि नहीं नहीं ये क्लास ली मैंने लेकिन मुझे ये तो नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात, आपको अगर इस पर भी विश्वास ना हो रहा, कहे पे तो बिल्कुल मत मानिए, करके देखना चाहिए, मुझे ये लगता है। तो आप क्या करिए, शुरुआती 6 क्लासेस ना मैंने फाउंडेशन की ली है। शुरू में फाउंडेशन क्लासेस होती हैं वहाँ पे, है ना। 6 क्लास में मैं सिर्फ आपको ये बताती हूँ इंग्लिश क्या है, हम लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए और क्या बेसिक है, जिसको जान लेंगे तो हमें इंग्लिश आने लगेगा। ये जो शुरुआती 6 क्लासेस है ना सुबह की 9 बजे वाले की, उसको ज़रूर देख लीजिए। सेशन अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। सेशन जो मेरा चैनल है वो बहुत छोटा सा चैनल है, तो उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वो ही एक ऐसा चैनल है जहाँ पर इंग्लिश आपको फ्री में पढ़ाया जाता है। एसएससी चाहे जैसा एग्जाम हो, चाहे आप आरएएस कर रहे हो, आप आईएएस कर रहे हो, आप यूपीपीएससी के एग्जाम्स दे रहे हो, आप दिल्ली मेट्रो के एग्जाम दे रहे हो, आप कांस्टेबल पुलिस के एग्जाम दे रहे हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं आप, या पटवार की कर रहे हैं, या रीट की कर रहे हैं, या फिर टीचर ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बैंक के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल पर अगर आपने एक बार ग्रामर सेशन ले लिया तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा गाइज, है ना। तो एक बार ज़रूर से वहाँ पे देखिएगा, चैनल को देख लीजिएगा, वीडियोस देखिए आप, जिस तरीके के वीडियोस वहाँ हैं वो कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, एक और बात, आप लोगों की जो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी के लिए भी सुबह सुबह क्लास लग रही है वहाँ पे 7 बजे, तो ज़रूर देखना चाहिए आपको वो सेशन। आइए शुरू करते हैं हमारा ये तो हो गया था, कल के लिए आपका असाइनमेंट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे, फिर से बता दूंगी मैं लास्ट में। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, आपका क्वेश्चन शुरू होता है अब। पिंकी वॉज हैप्पी, पिंकी हैप्पी थी, पिंकी वॉज हैप्पी। बहुत सिंपल से सेंटेंस है, इसको समझ सकते हैं आप। अगर आपको समझने में तकलीफ होती है कुछ सेंटेंस को, तो देखें कैसे समझे। पिंकी लिखा हुआ है, पिंकी थी, पास्ट होता है वॉज, कैसी थी, हैप्पी थी, खुश थी, पिंकी खुश थी। शी पास्ड द टेस्ट, पास्ट फॉर्म है, ईडी लगा हुआ है, पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। उसने पास कर लिया था क्या, टेस्ट को, उसने पास कर लिया था टेस्ट को, इसलिए वो क्या थी, खुश थी। समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पर एक कंजंक्शन भरना है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कंजंक्शन क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सी बातें बिल्कुल बेस में बता देती हूँ यहाँ पर। कंजंक्शन जो होता है, एक सेंटेंस हमारा ये रहा, पिंकी खुश थी, दूसरा सेंटेंस है उसने टेस्ट को पास कर लिया था। इन दोनों सेंटेंसेस को, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो हमें चाहिए होता है उसको बोलते हैं कंजंक्शन। और कंजंक्शन क्योंकि कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्ट यानी क्या होता है, जोड़ना, तो ये कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कनेक्टर या जोड़ने वाला। तो कंजंक्शन या कनेक्टर या जोड़ने वाला क्या होता है, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। जोड़ते समय ये ध्यान रखना होता है कि ये जो तीनों शब्द है, इनमें से जो अर्थ के अनुसार यहाँ पे फिट होगा वही इसका आंसर होगा। देखिए इन तीनों का, मैं देखिए यहाँ पे अलग अलग शब्द आते जाएंगे, इनका मैं आपको यूज बताते जाऊंगी, उपयोग बताते जाऊंगी, आप अपने रजिस्टर में लिखते जाइए। यहाँ पे सबसे पहला शब्द है लेस्ट। लेस्ट यानी क्या होता है, वरना। हिंदी में कहते हैं ना, तुम कर लो वरना तुम फेल हो जाओगे, पढ़ लो वरना पास नहीं होगे, अदरवाइज नहीं तो, है ना, वो जो इसका मीनिंग होता है वो होता है। बिकॉज यानी होता है क्योंकि, ठीक है, तो क्योंकि और सो का मतलब होता है इसलिए, ठीक है। ये क्योंकि और इसलिए से बहुत सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों से बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि आएगा यहाँ पर या इसलिए आएगा। पिंकी खुश थी, उसने टेस्ट पास कर लिया था, क्योंकि उसने टेस्ट पास कर लिया था वो खुश थी, या फिर वो खुश थी इसलिए टेस्ट पास कर लिया था। अगर आप इसके जगह पे होते या ये आपके लिए वाक्य होता तो क्या होता, पिंकी खुश थी क्यों, क्योंकि। अगर इससे पूछोगे क्यों खुश थी, क्योंकि उसने टेस्ट पास कर लिया था। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आएगा यही, बिकॉज यानी क्या होता है क्योंकि, तो हमें क्या रखना है यहाँ पर, क्योंकि उसने टेस्ट
पास कर लिया था तो वो क्या थी, खुश थी, तो यहाँ पर हम बिकॉज को रख देंगे। यहाँ पर मैंने 3 ही ऑप्शन रखे हैं शुरुआत के क्वेश्चन में ताकि आपको आसानी रहे, आपको हर चीज समझ में आना इंपॉर्टेंट है। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने बता दिया सो का मतलब क्या होता है, इसलिए लेस्ट का मतलब क्या होता है, वरना, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, पहले ये पढ़ लेते हैं, बट है ना, नोट करते जाइएगा। बट का मतलब होता है लेकिन, लेकिन का भी यूज किया जाता है। मुझे आना तो था लेकिन बारिश हो गई। तो पहला जो वाक्य है दूसरे वाक्य के जस्ट, इन दोनों में क्या होता है, अपोजिट होता है। मैं तुमसे मिलना तो चाहती थी पर नहीं आ पाई, या घर वालों ने आने नहीं दिया। तो ये क्या है, दोनों, ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो आपस में ये दोनों क्या करते हैं, विरोधाभास। कहाँ यूज किया जाता है, विरोधाभास के लिए यूज किया जाता है। ये भी चाहे तो आप लिख लें इसको, है ना। विरोधाभास यानी इंग्लिश में होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्राडिक्शन, ये शब्द आपको मिलेगा। इसको कंट्रास्ट भी बोलते हैं। आसान जो भी लगे वो लिख लीजिए आप अपने नोटबुक में, जिससे कि आपको ये चीज़ें याद रहें, समझ में आए। और आप जब प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ज़रूर करिए, प्रैक्टिस करें तो आपको ये सब कुछ मिले, ठीक है। इफ़ का मतलब होता है यदि। इफ़ कहाँ यूज़ होता है, इफ़ का होता है जब वाक्य कंडीशन के हो, जब वाक्य में कोई शर्त हो, कोई परिस्थिति बताई गई हो, कोई सिचुएशन बताई गई है। मैं आऊंगी तुम्हारे पार्टी में कब, जब तुम मुझे बुलाओगे। यदि तुम मुझे बुलाओगे, तो मैं आऊंगी कब, यदि तुम मुझे बुलाओगे। तो इफ यू इनवाइट, इस तरीके के वाक्य में इसका यूज करते हैं। टिल मतलब क्या होता है, तब तक, ठीक है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तब तक, टिल, ठीक है। यू कैन डू मच बेटर, बेटर है ये, गलत हो गया है, देखो BETT, बेटर यानी, बेटर यानी क्या होता है, बेहतर। तो ये बेहतर लिखना चाहिए था, लिखना था, इन्होंने एल लिख दिया है ना। तुम अच्छा कर सकते हो, तुम अच्छा कर सकते हो कब, कब अच्छा कर सकते हो, टिल, तब तक, तुम कोशिश करते रहो। यदि तुम कोशिश करो, यदि तुम और कोशिश करो, लेकिन तुम कोशिश करो। बताइए क्या आएगा, बिल्कुल इसको पढ़ के बताइएगा, है ना। ये चीज़ें अभी भले से आपको आंसर आता हो, लेकिन ये सब चीज़ें माइंड में बैठनी चाहिए, दिमाग में बैठनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इनको एकदम फॉलो करिए, राइट। यू कैन डू मच बेटर, आप और अच्छा कर सकते हो कब, यदि तुम कड़ी मेहनत करो, यदि तुम और कोशिश करो, अच्छी कोशिश करो, ठीक है। या तब तक तुम कोशिश करो, लेकिन तुम कोशिश करो, ये नहीं बैठ रहा है, ये नहीं बैठ रहा है। राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शर्त रखी हुई है, परिस्थिति रखी हुई है ना। तुम अच्छा कर सकते हो कब, अगर तुम और कोशिश करो। आप सब इंग्लिश में पूरे 60 में से 60 ला सकते हैं कब, अगर आप इन क्लासेस को बिल्कुल शिद्दत के साथ करें, तबियत से करें, मन लगा के करें, जो यहाँ पे सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छा होगा गाइज, ये सेशन आप ही के लिए है, सिर्फ आपके लिए। तो पढ़ते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं सेशन को, तो लाइक कर दीजिए। चलिए अगले पे चलते हैं, तीसरे पे। पहले ऑप्शन देख ले, आफ्टर क्या होता है, आफ्टर होता है बाद के सेंस में आता है ना, बाद में, किसी में भी बाद में के सेंस में आता है। व्हेन यानी होता है जब, और क्वेश्चन पूछा जाता है तब तो व्हेन यानी कब होता है। व्हेन डिड यू लीव, तुम कब गए थे, ये तो प्रश्न पूछा गया। लेकिन अगर वाक्य के बीच में ही आ रहा है तो इसका मीनिंग होता है जब। और अंटिल का मीनिंग क्या होता है, जब, ये देख लीजिएगा यहाँ पर, जब तक कि नहीं। अंटिल का मीनिंग होता है जब तक, ये जरूर नोट करिएगा। यहाँ पे मैं एक और वर्ड लिख रही हूँ, प्लीज अगर मैं बीच में आऊँ तो आप लोग प्लीज बुरा मत मानना, सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझ में आए चीजें, इसीलिए मैं इधर आई हूँ एक बारी, है ना। एक शब्द और लिखा होता अगर अंटिल, मान लो ये यहाँ पे अंटिल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनलेस, ठीक है। इसमें इसका मीनिंग भी यही होता है, जब तक कि नहीं, ठीक है। इसका भी यही मीनिंग है और उसका भी यही मीनिंग है, ठीक है। आप देखिएगा, इस दोनों में सेम मीनिंग। अब मैं इधर आ जाती हूँ, आपको हर चीज दिखाई दे। अब यहाँ पे आपको नोट करनी है एक बात, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। जब हम समय की बात करते हैं ना, समय, समय की जब हम बात करते हैं, या प्लीज इंतजार करो जब तक मैं आ ना जाऊं। तो कब तक इंतजार करना है, जब तक मैं आती नहीं। मैं आधे घंटे में आती हूँ, मैं 1 मिनट में आ जाती हूँ, मैं 2 मिनट में आती हूँ, मैं 2 दिन में आती हूँ, तो तब तक आपको इंतजार करना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं समय की, ठीक है।
तुम पास नहीं हो सकते जब तक कि तुम हार्डवर्क नहीं करते, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करते तब तक तुम पास नहीं हो सकते। तो कब तक पास नहीं हो सकते? जब तक कि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते। यहाँ पर क्या आ रहा है? परिस्थिति या शर्त। क्या आ रहा है? परिस्थिति या शर्त। क्या आ रहा है? परिस्थिति या शर्त। अभी पिछले वाले में भी इफ आया था ना, वो इसी के लिए आता है, परिस्थिति या शर्त के लिए। उसी तरीके से अनलेस। लेकिन अनलेस और इफ में क्या अंतर है अभी मैं बता दूंगी, पहले इन वर्ब को समझ लो। देखो यहाँ पर समझ लीजिए, अनटिल और अनलेस दोनों में ये खास बात है, इनमें ये जो नहीं शब्द है ना, ये छुपा हुआ रहता है। ये नहीं शब्द छुपा हुआ रहता है, और क्योंकि नहीं शब्द छुपा हुआ रहता है इसलिए आगे वाले जो वाक्य है, आगे वाला जो वाक्य है वहां पे नॉट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो आपको तकलीफ हो सकती है समझने में। अगर जहां पे ये आ गया ना अनटिल या अनलेस, जहां पे आ गया उस वाक्य में नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, उसके अगले वाले वाक्य में नॉट का इस्तेमाल होगा। ध्यान रखिएगा, अभी एग्जाम्पल आएगा तो मैं बता दूंगी, पर हाँ अभी के लिए इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न पूछ रहे थे, ऑलवेज ब्रश योर टीथ। हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा होता है, कल के क्लास में सीखा था। हमेशा ब्रश करो किसको? योर टीथ, अपने दांतों को। मील यानी क्या होता है? खाना, ठीक है? किसी भी टाइम के खाना को बोलते हैं मील। खाने के जब तक की नहीं, जब तक, ये तीनों अलग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। राइट आंसर क्या होगा? बाद में। किसके बाद में? आफ्टर अ मील, खाने के बाद में हमेशा ब्रश करो। सिंपल सेंटेंस था तो इसमें कोई तकलीफ नहीं। बस हाँ, जो मैंने यहाँ पढ़ाया है इसको जरूर समझ लेना, आगे ये काम आएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। फोर्थ में चलते हैं। ये रहा फोर्थ आपके सामने। स्ट्राइक द आयरन इज हॉट। स्ट्राइक, सबसे पहले तो ये तकलीफ दे सकता है ये शब्द, स्ट्राइक करो, है ना? स्ट्राइक करना क्या होता है? दबाव डालना होता है। स्ट्राइक करना रगड़ना होता है। जैसे एक चीज से दूसरे चीज को अगर हम रब करते हैं तो वो होता है स्ट्राइक। तो यानी बोझ डालना, प्रेशर डालना। कब? जब आयरन हॉट है, लोहा गर्म हो तभी। वो कुछ हिंदी में कहा जाता है ना, एक कहावत होती है, कुछ ऐसा होता है जो मुझे याद नहीं आ रहा। लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारने का, है ना? ये बोला जाता है। आई एम सॉरी अगर ये गलत हो तो। लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारो। कब मारो? जब लोहा गर्म है, राइट? तो टिल, अनटिल, वाइल। अभी हम पढ़ के आए हैं। टिल का यूज कब होता है? परिस्थिति के लिए होता है, ठीक है? अनटिल का यूज कब होता है? अनटिल का यूज होता है समय के लिए, राइट? और इसका मतलब होता है जब तक कि नहीं। याद इसलिए करवा रही हूं ताकि कि आपको याद रहे, है ना? हमेशा के लिए याद हो जाए। और वाइल होता है जब। वेन की ही तरह वाइल का भी मतलब वही होता है जो वेन का मतलब होता है। अंतर अभी अगर आगे आता है तो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? तो परिस्थिति, स्ट्राइक ठीक है? समझना, अब आसानी होगी और भी ज्यादा। देखो, स्ट्राइक करो, हथियार मतलब हथौड़ा मारना है। कब मारना है? जब आयरन कैसा है? लोहा गर्म है। लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मार दो, ऐसा बोला जाता है ना? तो अनटिल किसके लिए आता है? समय के लिए आता है, पहले बता दिया था। और जब तक कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें जब तक कि नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं का सेंस नहीं आने के कारण सबसे पहले हम इसको काट देंगे, ठीक है? इसको हमने काट दिया, यानी कि बी ऑप्शन हमारा नहीं आ सकता। ए ऑप्शन में तब तक, इसका मतलब क्या हो गया? तब तक मारते रहो जब तक हथौड़ा गर्म है। ये थोड़ा सा अलग सेंस दे रहा है, क्योंकि सेंस क्या होता है? स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, जब आयरन हॉट है तब। तो यहाँ पे व्हेन दिया ही नहीं है। अगर डी ऑप्शन में हमारे पास, अगर ऑप्शन डी में यहाँ पर व्हेन होता ना, तो ये दोनों आ सकते थे, ठीक है? लेकिन व्हेन, क्योंकि मैंने लिख दिया है ऑब्लिक करके व्हेन, यानी दोनों एक ही है, तो ये दिया नहीं है, राइट? तो हम किसका यूज करेंगे? व्हेन। जब, कब मारना है? जब लोहा गर्म है, राइट? ऐसा बोला गया। तो राइट आंसर वाइल होगा इसका, और अनटिल और टिल नहीं होगा, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं रखना अपने दिमाग में। पढ़ रहे हो, अभी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट, छोटा सा ही क्यों ना, छोटी सी समस्या क्यों ना,
आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी ही कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को आंसर इसका मिलता रहेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म होता है। 5 पे आते हैं। आई विल नॉट लेट यू गो। विल नॉट यानी फ्यूचर की बात हो रही है। आई विल नॉट लेट, लेट का मतलब क्या होता है? लेट का मतलब होता है अलाउ करना। अलाउ का मतलब क्या होता है? आज्ञा देना, या है ना, आज्ञा देना। तो यहाँ पे क्या है, लेट के साथ वर्ब आ गया ना, इसका मतलब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नोट कर लीजिएगा इसका मीनिंग क्या होता है, मैं तुम्हारा जाना अलाउ नहीं करूंगा या मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, दोनों इसको बोला जा सकता है। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आगे देखो, इसका मतलब पढ़ाया था अभी, नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं अभी वापस पढ़ाऊंगी, लेकिन हाँ एक बार रिवाइज जरूर करिए। देखिए आपको याद है क्या? सो का मतलब क्या था? इसलिए। सो का मतलब पढ़ाया था मैंने, इसलिए इसका मीनिंग था। अनलेस का मतलब था जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, ठीक है। और इफ का मतलब होता है यदि, ठीक है। अब पढ़ो, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा यदि तुम कन्फेस कर लेते हो। कन्फेस करना क्या होता है? गलती को स्वीकार कर लेना, गलती को स्वीकार कर लेना, गलती को स्वीकार कर लेना, ये मीनिंग होता है इसका, ठीक है। अब देखो, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा यदि तुम गलती को स्वीकार कर लेते हो, या फिर जब तक कि नहीं, यानी कि इसका सेंस अगर हम अनलेस लगा देते हैं इस वाक्य में तो नॉट नहीं लगा हुआ है। और देखो एक चीज और नोट करना है इस चीज को, अनलेस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? जब तक तुम कन्फेस नहीं कर लेते हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ध्यान करिएगा, जब अनलेस और अनटिल आता है ना, इस तरीके से लिख लीजिए, अनलेस और अनटिल आता है ना किसी भी वाक्य में, जैसे मान लो इधर इस वाक्य में यहाँ पे एक सेंटेंस है ना, इसके साथ अनलेस अनटिल के साथ एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस खत्म हो गया कॉमा लग के, जैसे यहाँ पे गो के बाद फिर एक और सेंटेंस है, ये सेंटेंस 1 हो गया, ये सेंटेंस 2 हो गया, ठीक है। तो इस वाले में टू वाले में हमेशा नॉट होना चाहिए, नॉट होगा ही होगा, यही मैंने आपको बताया था। इसमें नॉट नहीं होगा, आगे वाले में नॉट हमेशा होगा ही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो 2 सेंटेंस है, अनटिल या अनलेस, ये किसके साथ लग रहा है? इस वाले के साथ लग रहा है ना, किस वाले के साथ लग रहा है? सेंटेंस 2 के साथ। कंफ्यूज मत होना प्लीज, आराम से समझिए। ये अनटिल या अनलेस जो भी यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अनलेस लगा हुआ है तो अनलेस लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटेंस नंबर 2, ये हो गया हमारा सेंटेंस नंबर 1, राइट। तो अब अनलेस किसके साथ है? इसके साथ है, लास्ट में नहीं लगता, सेंटेंस वाक्य के शुरुआत में लगता है, वाक्य के शुरुआत में। तो ये वाक्य का शुरुआत है तो इसके साथ लगा हुआ है, इसमें नॉट नहीं आया है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही नॉट होता है, इसमें नॉट नहीं आया, लेकिन दूसरे वाले में नॉट हमेशा होता है। तो हमें हिंट है, अगर दूसरे वाले में नॉट है ना तो हम इनको नहीं लगाएंगे, हम किसको लगाएंगे? या तो अनलेस को या फिर अनटिल को। अनटिल कब आता है? समय के साथ। अनलेस कब आता है? किसी परिस्थिति के। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, कब तक? जब तक कि तुम कन्फेस नहीं कर लेते, तुम स्वीकार नहीं कर लेते कि तुम्हारी गलती है, तब तक तुम नहीं जाओगे। इस तरीके से इस सेंटेंस को, इस वाक्य को हमें पढ़ना होता है। तो यहाँ पे नॉट दिया हुआ है और ये वैसे भी फिट नहीं हो रहा है, यदि यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यदि यहाँ नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, इसलिए तुम कन्फेस कर दो, ये तो कोई सेंस नहीं हुआ, इसलिए तुम कन्फेस करते हो या जो भी, तो ये भी सेंस नहीं देगा, ये भी सेंस नहीं देगा। राइट आंसर हमारा होगा अनलेस, जब तक कि तुम कन्फेस नहीं करते हो। अब मैं हटा रही हूँ इन सारी चीज़ों को, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा चाहिए तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो खाली को आप ले लीजिएगा शुरुआत में जब आता है इस तरीके से। अब इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 पे देखिए, द चिल्ड्रन वेटेड, चिल्ड्रन ने वेट किया, इंतजार किया, देयर मदर केम, जब तक उनकी मदर आई, ठीक है। जब तक कि उनकी मदर नहीं आई तब तक उन्होंने क्या किया? इंतजार किया। अगर फॉर लगाते हैं और सिंस लगाते हैं तो इसका याद है ना, फॉर और सिंस का हमने टेंस में पढ़ा था। कौन से टेंस में आता है? परफेक्ट टेंस में आता है। किस टेंस में आता है? परफेक्ट टेंस में आता है, यानी कि हैज होना चाहिए या फिर हैड होना चाहिए या फिर हैव होना चाहिए, और इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होना चाहिए, तब हम लोग यूज करेंगे सिंस का या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने करा था ना। तो यहाँ पे तो हैड हैव नहीं दे रखा है, हैज भी नहीं दे रखा है, तो ये नहीं आएंगे, कट गए।
अब until को भरते हैं। The children waited, चिल्ड्रन ने वेट किया, कब तक वेट किया, जब तक, अब इसमें नहीं जुड़ा हुआ था, जब तक उनकी मदर नहीं आई, जब तक उनकी मदर नहीं आई। समझ में आया? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? until होगा। अब आप में से कुछ लोगों को एक डाउट और हो गया है। क्या हो गया वो डाउट? वो डाउट ये है कि क्या इसमें तो नहीं आया, तो क्या ये गलत है? नहीं, अनलेस और अंटिल के साथ सेंटेंस ये वाला कभी कभी, बहुत कम चांसेस में ये वाला जो सेंटेंस है इसमें नहीं ना भी आए, लेकिन यहाँ पे नहीं का सेंस आना ही चाहिए। जैसे जब तक उनकी मदर नहीं आई तब तक वो क्या करते रहे? वेट करते रहे, 1 मिनट में, 2 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, तब तक उनकी मदर नहीं आई, तब तक वो वेट करते रहे। तो ये इसका सेंस होगा। और इसको हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसके साथ परफेक्ट टेंस का यूज होना था। ठीक है, 6 क्वेश्चन खत्म हो गए। जो भी आप लोगों को मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि सेम सवाल आए आपके एग्जाम में, लेकिन बिल्कुल जरूरी है कि इनसे रिलेटेड ही सवाल आएंगे, जैसा मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ पॉइंट्स को आप लोग नोट करके रखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। फिर से मैं बोलूँगी, आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं, तो लाइक जरूर से करिए। आइए अगले पे चलते हैं। यू विल फेल, यहाँ पे फिर से लिख दिया गया, इसको एक बार हटा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए था, खाली जगह। ठीक है, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे। कब फेल हो जाओगे? कब फेल हो जाओगे? तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, यदि, अनलेस, जब तक कि नहीं। ठीक है, और इसका मतलब होता है जब। ठीक है, अब देखो, तुम फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, आगे पढ़ते हैं, है ना? यहाँ तक तो पढ़ लिया। तुम हार्डर यानी और ज्यादा हार्डवर्क नहीं करते, जब तक तुम और ज्यादा हार्डवर्क नहीं करते। ठीक है, तो अब देखो, इफ यहाँ पे लगाते हैं, अगर हम लोग एक बार इसको काट देते हैं, अगर हम इन दोनों को हटा के इफ लगा देते, तुम फेल हो जाओगे यदि तुम और ज्यादा, हार्डर लिखा हुआ है ना, ये एडजेक्टिव का, इसका मतलब और ज्यादा कठिन परिश्रम नहीं करते, तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। यदि तुम और ज्यादा कठिन परिश्रम नहीं करते तो तुम फेल हो जाओगे। सुनने में ये बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरे वाले को देखते हैं, इसमें है अनलेस, और अनलेस में पहले से ही छुपा होता है क्या? नहीं। तुम फेल हो जाओगे जब तक कि नहीं तुम हार्डवर्क नहीं करते हो, जब तक कि नहीं तुम हार्डवर्क नहीं करते हो। तो 2 नहीं मतलब हाँ हो गया, जब तक तुम हार्डवर्क करते हो तुम फेल हो जाओगे, इसका सेंस ये होगा। इसलिए अनलेस जो है वो यहाँ पे गलत है। गलत होने का रीजन क्या है? क्योंकि अनलेस में, अनलेस किसके पहले आ रहा है? इस वाले वाक्य के पहले आ रहा है, इस वाले सेंटेंस के पहले आ रहा है ना, इस वाले सेंटेंस के पहले आ रहा है। तो जिस सेंटेंस के पहले अनलेस आता है उस वाले में नॉट नहीं आता है, दूसरे वाले में नॉट आना चाहिए। ठीक है, या दूसरे वाले में नॉट ना भी आए तो इसके अर्थ के अनुसार वो होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। तो इसमें ऑलरेडी नॉट आ रहा है, अब हम इसको तो परिवर्तित नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, इसलिए इसको एज इट इज रहने देंगे। तो यू डू नॉट, तुम जब तक तुम हार्डवर्क नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है? परिस्थिति के लिए आ रहा है, परिस्थिति है। तुम फेल हो जाओगे यदि ऐसा हुआ तो। ठीक है, यदि ऐसा हुआ तो तुम फेल हो जाओगे। कैसा? अगर तुमने मेहनत नहीं की तो। यदि या अगर दोनों बोल सकते हैं इसको। सामान्य भाषा में हम लोग यदि तुम नहीं बोलते हैं, अगर का शब्द यूज करते हैं ज्यादातर, है ना। अब अगला वाला देख लेते हैं, व्हेन। इन दोनों को हटा के व्हेन लगा के देखें। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे जब तुम हार्डवर्क नहीं करते। तो जब की जगह कंडीशन आएगा, परिस्थिति का यूज होगा। जब तो टाइम बताने के लिए काम आता है, जैसे कि वो टीवी देख रहा था जब मैं उसके घर गई, है ना। तो यहाँ पे जब किस लिए आता है? समय बताने के लिए। जब कब आता है? समय, उस समय क्या हो रहा था ये बताया जाता है, समय बताने के लिए। राइट, तो ये भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इफ, यदि, अगर। तुम फेल हो जाओगे अगर तुम और ज्यादा मेहनत नहीं करते तो तुम फेल हो जाओगे। तो राइट आंसर क्या होगा? परिस्थिति का क्वेश्चन है, इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा। 7 हो गया, 8 पे चलते हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर। अब देखो, हैव बीन आ गया है, हैव बीन आ गया, अभी बताया था परफेक्ट में लगता है
और परफेक्ट के साथ अगर वो बोलने के समय भी काम हो रहा हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ इसका यूज होता है। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट का है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, हैज हैव होता है और उसके साथ क्या लग जाता है, बीन भी लगता है क्योंकि इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और कंटिन्यूअस भी है क्योंकि अभी भी चल रहा है बोलने के टाइम, तो वर्ब का वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लग जाता है। तो ये पूरा क्या होता है, ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल, राइट। चलिए अब देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ क्या आता है, ये नहीं आता है, ये दोनों आ सकते हैं। अब हमें चुनाव करना है इन दोनों में से कौन सा आएगा, ठीक है। तो फॉर कब आता है, फॉर आता है पीरियड के लिए। पीरियड का मतलब क्या होता है, समय अवधि की अगर हम लोग बात करते हैं, समय अवधि की अगर हम बात करते हैं कि इस इतने पीरियड के लिए 6 घंटे, 6 साल, 600 साल, ऐसे करके 60 साल, 60 मिनट, 10 मिनट, अगर पीरियड की हम लोग बात करते हैं, या 2 दिन, 2 हफ्ते, ऐसे करके, तो वो अवधि के लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ टाइम आता है मंडे से, पिछले साल से, 20 साल से अगर ऐसा हो रहा है तो पीरियड हो गया। लेकिन 1977 से ऐसा हो रहा है, 1990 से ऐसा हो रहा है, तो हम क्या दे रहे हैं, हम पॉइंट ऑफ टाइम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि समय बिंदु। समय बिंदु यानी कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम से, जिस बिंदु से ये काम स्टार्ट हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, समय बिंदु बोलते हैं। तो समय बिंदु के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, राइट। ये क्या है, समय बिंदु है और इसके लिए हमेशा क्या आता है, सिंस आता है। फॉर कब आता है, पीरियड के लिए यूज होता है, इसका मतलब होता है समय अवधि, यानी कि फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो ऐसा कर रही है। फॉर 5 days इट हैज बीन रेनिंग, यहाँ पे बारिश हो रही है लगातार। इट हैज बीन रेनिंग, कब से हो रही है, लगातार 5 दिनों से। तो फॉर 5 days, पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तो ये सब क्या है, पीरियड है। तो यहाँ पे पीरियड नहीं है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय बिंदु के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा खत्म होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा है 9th, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड करो, मेहनत करो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। क्या होगा, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ऐसा लिखा हुआ है, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। अब कुछ लोग कहेंगे तो शुड लिखा हुआ है, शुड का मतलब तो होता है चाहिए। क्या लिखा हुआ है, शुड, शुड का मतलब चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अनलेस है, ये हमें आता है जब तक कि नहीं, जो नहीं आता उसको नोट करते जाइएगा क्योंकि नए नए शब्द आते रहेंगे। ठीक है, एज इफ, इसका मतलब होता है जैसे कि, ऐसे बोल रहा है जैसे कि वो ही मालिक है, तो ही इज स्पीकिंग एज इफ ही वर द मास्टर, ठीक है, या ही वर द मास्टर। तो जैसे कि ये एज इफ होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है जैसे कि। ऑल्दो, ऑल्दो कब होता है, हालांकि, हालांकि ये कब आता है, विरोधाभास के सेंटेंस में, जहाँ पे बट वगैरह लगाए जाते हैं ना, वहाँ पे। ऑल्दो आई हैव स्टडीड थ्राइस, हालांकि मैंने 3 बार पढ़ लिया है, स्टिल मुझे अभी कंफ्यूजन हो रहा है। विरोधाभास में ये यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है वरना, और वरना का हिंदी में और क्या बोलते हैं, नहीं तो, ठीक है। और लेस्ट की एक और बात अगर आप लोग को ध्यान रहे तो रखिएगा, लेस्ट के साथ जहां पे जिस लाइन में लेस्ट लग गया ना, उस लाइन के वाले सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा क्या रहेगा, मे, कैन, कुछ नहीं आएगा, इज, एम, आर कुछ नहीं आएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, शुड ही आएगा। क्या आएगा, शुड ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, शुड ही आएगा। लेस्ट के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, शुड का इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे शुड दिया हुआ था तो हमारे लिए हिंट थी। और लेस्ट का मतलब क्या होता है, वरना, मेहनत कर लो वरना तुम फेल हो जाओगे। यहाँ पे शुड है लेकिन इसका मीनिंग हो जाओगे यही होता है, और लेस्ट के साथ आता है तुम मेहनत कर लो वरना फेल हो जाओगे। तो इसलिए लेस्ट आया है, और लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, शुड। और लेस्ट का मतलब क्या होता है, वरना। तो ये वरना चेतावनी है ना, पढ़ लो वरना
फेल हो जाओगे। जैसे कि बच्चों को चेतावनी दी जाती है, सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो वो वाली चेतावनी, चेतावनी के लिए हमेशा क्या आएगा, लेस्ट, वरना, और आगे वाले सेंटेंस में हमेशा शुड का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो नाउ क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसी से मुझे याद आता है कि मैं आपको पेयर जरूर बता दूंगी किसके साथ क्या आता है। हार्डली आया, हार्डली हैड वी रीच्ड द स्कूल, हम स्कूल पहुंचे ही थे कि, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, हम स्कूल पहुंचे ही थे कि बेल लग गई, हम स्कूल पहुंचे ही थे कि बेल लग गई। क्या हुआ, हम स्कूल पहुंचे ही कि बेल लग गई, ठीक है। अब नोट कर लीजिए, हार्डली के साथ, हार्डली अगर यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पर अगर हमें कोई कंजंक्शन लगाना है तो क्या लगेगा, हार्डली के साथ हमेशा व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है। हार्डली के साथ क्या आएगा, व्हेन आएगा, हार्डली के साथ व्हेन आएगा। ये एग्जाम में क्यों दे दिया जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता और आप गलती कर देते हैं। हार्डली के साथ व्हेन आएगा। इसी तरीके से नो सूनर अगर इधर आ गया, पहले वाले वाक्य में नो सूनर दे दिया, तो अगले वाले वाक्य में हमेशा THAN आएगा। साफ साफ लिख रही हूँ, समझ लेना। देन में और देन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। THEN होता है ना एक, इस देन का मतलब क्या होता है, इस देन का मतलब होता है तब, उसके बाद। इस देन का मतलब होता है तब या उसके बाद, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो ये नहीं आना है यहाँ पर क्या आना है, ये आना है देन। किसके साथ आता है देन, नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से एग्जाम में जो आने वाली चीजें हैं वो मैं बता रही हूँ, पेयर नोट करते जाइएगा। नॉट ओनली के साथ, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का इस्तेमाल किया जाता है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, एग्जाम में क्या कर दिया जाता है, नॉट ओनली लिख दिया और इधर सिर्फ बट लिख दिया, या इधर एंड ऑल्सो लिख दिया, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ना नहीं नज़र आती, इतना हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। इंग्लिश आपका ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जिसको आप लोग ना बहुत लास्ट में पढ़ना पसंद करते, तो ये सारी चीज़ें जो हमें परेशान करती है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, बोथ के साथ हमेशा क्या आएगा, बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा, हमेशा क्या आएगा, एंड आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। इसी तरीके से और बना देती हूँ मैं पेयर को, NEITHER, ठीक है, नीदर, और EITHER, ठीक है, ईदर। नीदर के साथ हमेशा नॉर आता है और ईदर के साथ हमेशा और आता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा वैसे मैंने साफ लिखा है, थोड़ी मेरी राइटिंग आपको कम समझ में अगर आ रही होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आ जाएगा समझ में। हार्डली के साथ व्हेन आता है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, ध्यान रखिए। नो सूनर के साथ देन आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, बोथ के साथ एंड आता है, ईदर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है। ये एग्जाम में विशेष रूप से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, राइट, इसलिए आप लोगों को इसको ध्यान रखना है, राइट। चलो, तो यहाँ पे हार्डली दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, व्हेन का यूज कर देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे खत्म हो गया है, 11 पे चल रहे हैं। नन ऑफ द स्कीम्स विल बी ऑफ एनी यूज, स्कीम में से कोई भी नहीं, स्कीम जो है, योजना जो है, प्लान जो है, उसमें से कोई भी नहीं। नन ऑफ द स्कीम, स्कीम में से कोई भी नहीं क्या रहेगी, विल बी ऑफ एनी यूज, बिल्कुल भी उपयोगी नहीं रहेंगी। नेगेटिव आ गया है तो कोई भी स्कीम जो है वो उपयोगी नहीं रहेंगी। द पीपल आर एजुकेटेड, जब क्या लिखेंगे, एज इफ, एज इफ का मतलब बताओ। अब मैंने सारों का मतलब बता दिया है, हालांकि मैं बताऊंगी और ये वीडियो रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, इसलिए मैं देख नहीं पाऊंगी कि आप क्या बोल रहे हैं, तो आप लोग लिख के फिर भी बताइए। एज इफ का मतलब क्या होता है, ऑल्दो का क्या होता है, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, इतना बोल रहा है जैसे कि वो ही मालिक हो, जैसे कि, ठीक है। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, नोट जरूर करिएगा, ये सेंस हमें आएगा ना तो हम आंसर आराम से कर पाएंगे। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं, और लेस्ट का मतलब होता है, लेस्ट का मतलब होता है वरना, नहीं तो, ठीक है। हाँ, लेस्ट के बारे में क्या बात है, लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है,
शुड आता है, क्या आता है, शुड आता है। अब देखो यहाँ पे आगे शुड दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो लेस्ट नहीं आएगा, राइट, तो लेस्ट कर दिया हमने। अब पढ़ते हैं, कोई भी स्कीम यूजफुल नहीं रहेगी द पीपल आर एजुकेटेड, जब तक कि लोग एजुकेटेड नहीं है, जब तक लोग एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तब तक कोई भी स्कीम जो है वो कितनी योजनाएं ले आए गवर्नमेंट, कोई भी फायदेमंद नहीं रहेगी, उपयोगी नहीं रहेगी, राइट। तो जैसे कि पीपल, क्योंकि कोई भी स्कीम उपयोगी नहीं रहेगी जैसे कि पीपल जो है शिक्षित है, ये बोला गया, ये सेट नहीं हो रहा है। हालांकि लोग शिक्षित हैं पर स्कीम उपयोगी नहीं रहेगी, ये विरोधाभास नहीं जता पा रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है कि इसका विरोध कैसे हो रहा है, ये लाइन का ये विरोध कर रही है क्या, नहीं कर रही है, तो विरोधाभास ऑल्दो किस लिए आता है, विरोधाभास के लिए आता है, और यहाँ पे विरोधाभास भी नहीं हो रहा है, इसलिए विरोधाभास ना होने के कारण हम ऑल्दो को भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए गाइस, एज इफ को हमने काट दिया, ऑल्दो को हमने काट दिया, लेस्ट को हम पहले ही काट चुके, तो अब क्या आएगा, अनलेस आएगा। पढ़ के देख लेते हैं इसको। नन ऑफ द स्कीम विल बी ऑफ एनी यूज, कोई भी स्कीम जो है वो फायदेमंद नहीं रहेगी, उपयोगी नहीं रहेगी, जब तक कि लोग शिक्षित नहीं होते। ये नहीं कहाँ से आया, अनलेस में छुपा हुआ होता है ना वो वाला। तो जब तक कि लोग शिक्षित नहीं होते, कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्लान, कोई भी योजना जो है वो फायदेमंद, उपयोगी नहीं रहेगी, ये बोला गया। तो अनलेस में नहीं छुपा रहता है, इसलिए आ गया कोई भी स्कीम जो है वो उपयोगी नहीं रहेगी जब तक कि लोग एजुकेटेड नहीं होते। समझ में आ गया, क्योंकि इसमें शुड नहीं था इसलिए ये कट गया, इसमें विरोधाभास नहीं हो रहा इसलिए इसमें ये कट गया, इसमें जैसे कि का कोई सेंस नहीं आ रहा इसलिए ये भी कट गया। तो जब तक कि नहीं को हमने फिट करके देखा और ये आ गया। और यहाँ पे अगर कोई बोले आपको कि क्या यहाँ पे हम अंटिल लगा सकते हैं, कोई अगर आपको बोले अंटिल आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि समय नहीं दी जा रही है यार। स्कीम यूजफुल नहीं रहेगी, उपयोगी नहीं रहेगी जब तक कि लोग एजुकेटेड, तो एजुकेटेड होने का टाइम क्या, चलो 5 मिनट में एजुकेटेड हो जाएंगे, 10 मिनट में हो जाएंगे, 10 साल, सारे लोगों का टाइम क्या है, नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं। तो ये क्या है, परिस्थिति को बता रहा है, कैसे, किसको बता रहा है, परिस्थिति को बता रहा है कि ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति में कुछ नहीं हो सकता। तो जब परिस्थिति को बता रहा है तो इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे, अनलेस का इस्तेमाल करेंगे, राइट। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नो सूनर आ गया। अब नो सूनर आ गया है, हमें पूरा वाक्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, बताया था अभी मैंने। नो सूनर के साथ एज आता है क्या, नहीं। देन आता है क्या, नहीं। व्हेन किसके साथ आता है, हार्डली के साथ आता है, किसके साथ आता है, हार्डली के साथ। और देन भी नहीं तो क्या आएगा, देन आएगा, क्या आएगा, देन। नो सूनर के साथ क्या आता है, देन का इस्तेमाल होता है। तो ये बिल्कुल आसान कब बन गया, जब हमें इसका पेयर आता था। अगला क्वेश्चन, ही इज नॉट ओनली, वो सिर्फ, नॉट ओनली ना सिर्फ, नॉट ओनली का मतलब क्या होता है, ना सिर्फ, वो ना सिर्फ फूलिश है, ना सिर्फ वो फूलिश है, बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब लिख लीजिएगा जिद्दी, और जिद्दी के कुछ सिनोनिम होते हैं स्टबर्न, बता देती हूँ क्योंकि वर्ड्स भी आप लोगों को पढ़ने ही होते हैं, ठीक है ना, या फिर फिक्स, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम होते हैं। तो ही इज नॉट ओनली फूलिश, वो सिर्फ फूलिश नहीं है, बट ऑल्सो, तो ऑल्दो नहीं आएगा, नीदर नहीं आएगा, एज इफ नहीं आएगा, बट ऑल्सो आएगा, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो अब देखिए गाइस, यहाँ पे हमने क्या करा, पढ़ लिया अभी क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन हुआ है। पेयर वाले जितने भी है ना, इन सबको करने का सबसे जरूरी है पेयर वाले, पेयर को जितना हो सके पढ़ लीजिए, इनके एग्जाम्पल्स जितना हो सके कर लीजिए। और हाँ, जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करवा पाऊंगी क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास में है, लेकिन मेरा जो चैनल है यहाँ पे मैंने हर टॉपिक को पूरा सा पूरा बढ़ा रखा है, बिल्कुल डिटेल में बढ़ा रखा है। तो वहाँ पे आप लोग टॉपिक वाइज वीडियोज जरूर देख सकते हैं, देखिएगा एक बार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा अपना चैनल है वो, तो वहाँ आप लोग आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप हमारी फैमिली का भी पार्ट बने, आप लोग वहां आए, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब बताइए आपको ये सेशन आया समझ में। कंजंक्शन का वैसे तो एक ही क्वेश्चन आता है, तो क्या वो एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे, जितने मैंने याद दिए ना, इन्हीं में से कोई एक पैटर्न उठ के आ जाएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। तो बस आपको क्या करना है, ये वीडियो आज देख लिया, 2-3 दिन बाद इसको रिवाइज कर ले, तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा और आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई शंका, कोई डाउट मन में,
कोई भी कंफ्यूजन अगर रह जाता है गाइज, तो आप बिल्कुल शर्माइए मत, क्योंकि छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर करिए, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिलिए, मैं आपको आंसर भी दे दूंगी। और हाँ, कोई भी शिकायत, कोई भी सजेशन भी हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे। जैसे ही हम टॉपिक कर लेते हैं, हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर ज़रूर करेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैम पैसेज करवा दीजिए, तो पैसेज एक बार टॉपिक्स हो जाए फिर हम लोग पैसेज करेंगे, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस होती है, आराम से हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सेशन को अभी खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में कल शाम को। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो गाइज प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।